दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एक्ट की बात करेंगे। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एक्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे एक जर्नलिस्टिक नज़रिए से बहुत ही ज़रूरी है इसको जानना। ये कोर्ट एंड क्राइम के अंदर जब आप खासकर कोर्ट एंड क्राइम रिपोर्टिंग कवर करते हैं, इसके साथ साथ कई बार आपको कई ऐसे मामले भी होते हैं जब आपको पार्लियामेंट को भी कवर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में इस लॉ के बारे में एक जर्नलिस्ट को बहुत ज़रूरी है कि उसे पता हो, क्योंकि अगर उसे पता है तो बहुत सारे चीज़ों से ध्यान रख सकता है इस केस के अंदर। तो चलिए हम देखते हैं कि आज इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ये एक्ट है क्या, उसके बाद कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्रिविलेज की बात करेंगे इस वीडियोस के अंदर। साथ ही हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है वो किन किन को दिया जाता है, कौन कौन जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है उसका बेनिफिट लेते हैं। इसके साथ साथ कलेक्टिवली और इंडिविजुअली प्रिविलेज क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। साथ के साथ ही हम जो इस पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के रिलेटेड जो भी ब्रांच है या पनिशमेंट है उसके बारे में भी जानेंगे। इस ये टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पॉइंट्स हैं जिनको इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है क्या। तो बेसिकली पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है वो एक स्पेशल राइट्स है, इम्यूनिटीज है, एक्सेप्टेंस इंजॉय बाय द मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर कमिटीज। जो पार्लियामेंट है या उसकी जो कमेटी है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, उनको इम्यूनिटीज दिए जाते हैं, और वही इसी को ही पार्लियामेंट प्रिविलेज एक्ट कहा जाता है। बेसिकली दो तरह के प्रिविलेज इसके एक्ट के अंदर आता है। जो इसका आर्टिकल 105 है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 है, वो दो तरह के प्रिविलेज की बात करता है। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, सेकंड है द राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग। तो पार्लियामेंट के अंदर उन्हें बोलने की आज़ादी है, और इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है उसके जो पब्लिकेशन है उसके राइट इन्हीं के पास हैं। इन सबको जानने इसके साथ साथ आपको ये भी जानना होगा, ये खासकर ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया जबकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो आखिर पार्लियामेंट किस तरीके से काम करता है या उसका जो स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट का वो कैसा है। तो पार्लियामेंट के अंदर दो तरह के हाउसेज होते हैं, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। इन दो हाउसेज में जो है आपके मेंबर्स सिलेक्ट करके जाते हैं। जो लोअर हाउस है उसमें मेंबर डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट किए जाते हैं, जबकि अपर हाउस के अंदर लिंग्विस्टिक असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से मेंबर्स आते हैं। बेसिकली अगर हम इतिहास की बात करें तो इस जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एक्ट है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और इसके पीछे जो मोटिव था वो सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव ये था कि पार्लियामेंट या उसके ऑफिस की जो सुप्रीमेसी है वो बनी रहे, और इसी वजह से इस एक्ट को ब्रिटेन ने लागू किया था, और हमने भी उनको ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से इसलिए ही लिया है ताकि, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर पार्लियामेंट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ऐसे में उसकी जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीमेसी है वो बनी रहे। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन इस पार्लियामेंट प्रिविलेज को एंजॉय करता है, मतलब किस किस को ये पार्लियामेंट प्रिविलेज मिल सकता है। ऐसे कौन कौन से लोग होते हैं जो इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसों के जो मेंबर्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन्हें सबसे पहले ये प्रिविलेज मिलता है। इसके बाद इंडिविजुअल हु स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन एनी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर कोई भी मेंबर, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जो उसका पार्टिसिपेट, उसका मेंबर है, चाहे वो दोनों हाउस का मेंबर है या नहीं है, या जो स्पीकर है या स्पीक है, जो भी उसके अंदर बोलने के लिए अगर किसी को आप इनवाइट किया गया है तो उसको ये राइट्स मिलता है। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड यूनियन मिनिस्टर्स को भी ये राइट्स दिए जाते हैं। अब हम बात करें, अगर इसको हम कैटेगरी में डिवाइड करें कि कौन कौन सी कैटेगरी है प्रिविलेज की, तो उसको दो कैटेगरी डिवाइड करें, कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली। दो तरह की कैटेगरी है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो कलेक्टिवली है, एंड दूसरी जो कैटेगरी है वो इंडिविजुअली है। जो मेंबर है वो इंजॉय बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कलेक्टिवली एंड इंजॉय बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिविजुअली।
तो अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें कि कलेक्टिवली प्रिविलेज अगर है क्या, वो किस तरीके से वो प्रिविलेज मिलता है, तो बेसिकली इसके अंदर नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड। सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर इस कलेक्टिवली प्रिविलेज के अकॉर्डिंग जो किसी भी मेंबर को, चाहे वो मेंबर आपका पार्लियामेंट का हो या आउटसाइडर हो, अगर वो पार्लियामेंट के अंदर है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ नो लीगल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड विथ इन द परमिशन ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। नो लीगल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड विथ इन द प्रेमिसेस ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो विदाउट जो हाउस का जो प्रोसीडिंग ऑफिसर है उसके विदाउट परमिशन के उस एरिया में जो आपका जहां संसद है, उस संसद के पार्लियामेंट के पूरे एरिया के अंदर कहीं से भी आप किसी कोई भी लीगल जो है किसी भी तरीके से आप उसके अंदर नहीं आप घुस सकते, या लीगल तौर पे वहाँ पे क्रिमिनल या इस तरह की कोई भी घटना नहीं हो सकती। इसके साथ साथ नो कोर्ट हैज बीन राइट टू इन्वेस्टिगेट प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस और एनी ऑफ इट्स कमेटी। कोर्ट को कोई राइट नहीं है कि वो हाउस के अंदर जो भी कमेटी है या जो हाउसेस के अंदर प्रोसीडिंग है उसको लेकर कोई इन्वेस्टिगेट कर सके। पार्लियामेंट कैन एक्सक्लूड गेस्ट फ्रॉम द प्रोसीडिंग। यहाँ तक कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो गेस्ट होते हैं उनको भी इससे मुक्ति मिलती है, वो भी इसका पार्ट होते हैं। और इंडिविजुअली बात करें प्रिविलेज की, तो इंडिविजुअली जो प्रिविलेज हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट पहला है कि इस सेशन के दौरान, अगर सेशन चल रहा है उस दौरान जो मेंबर है वो किसी भी कोर्ट में प्रेजेंट होने से मना कर सकता है। अगर वो किसी एविडेंस की वजह से या उसको किसी भी रीजन से अगर कोर्ट में प्रेजेंट होना है, लेकिन वो उसके लिए मना कर सकता है अगर सेशन चल रहा है। इन सेशन मेंबर में रिफ्यूज टू अपीयर इन कोर्ट और टू प्रेजेंट एनी एविडेंस इन ए कोर्ट। ना खुद प्रेजेंट हो सकता है, ना ही कोई एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए उसको कोर्ट में जाना होगा अगर सेशन चल रहा है। इतना ही नहीं, मेंबर्स को अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता। कब? अगर सेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद। अगर सेशन जब सेशन का टाइम है उससे 40 दिन पहले या 40 दिन आफ्टर 40 डेज या बिफोर 40 डेज आप उसको गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। लेकिन ये ध्यान रखने वाली कि ये जो प्रिविलेज है ये तभी अवेलेबल होती है जब सिर्फ सिविल केसेस हो। अगर सिविल केसेस है तो उसमें नहीं होगा, सॉरी, अगर सिविल केसेस है तो उसमें नहीं होगा, लेकिन क्रिमिनल केसेस है तो उसमें हो सकता है। क्रिमिनल केस में ये प्रिविलेज नहीं मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नो मेंबर इज लायबल टू any proceedings in any given court for anything said or any vote by him, her is a parliament or its committee। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका कि ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री ये उल्लंघन किस तरीके से है आप और किस तरीके से उल्लंघन माना जाएगा इस एक्ट के तहत। तो इफ एनी पर्सन और ऑफिसर डिसरिस्पेक्ट, अब्यूज, अटैक एक्सट्रा सच एक्ट आर कंसीडर्ड एंड पनिशेबल बाय द हाउस। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऑफिसर है जो किसी से अगर उस मेंबर के लोगों से या उस प्रीमिस में जो लोग मौजूद हैं उनसे अब्यूज करता है, अटैक करता है या डिसरिस्पेक्ट करता है, तो वो इस केस के अकॉर्डिंग अपराधी कहलाया जाएगा, गुनहगार होगा। और जो इसका आर्टिकल 105(2) है वो बताता है कि जो नो पर्सन शैल बी हेल्ड लाइबल फॉर पब्लिशिंग एनी रिपोर्ट, डिस्कशन, इटेसी। जो कुछ भी उस संसद से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी जो कंटेंट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी रिपोर्ट है, कोई भी डिसीजन है, डिस्कशन है, उसको पब्लिश नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखना कि चाहे आपके पास राइट्स हैं, लेकिन संसद से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जो संसद की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जब संसद चल रहा होता है तो इसका ये आपको लोकसभा या राज्यसभा टेलीविजन के जरिए ही आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। सभी चैनल उसी को कैप्चर करते हैं, जबकि बाकी सारे चैनल वहाँ पर नहीं हो सकते।
वो डायरेक्ट संसद के अंदर उनको परमिशन नहीं है, वो थ्रू ऑफ राज्यसभा टीवी ही या लोकसभा टीवी ही वो परमिशन वो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। और उनको भी क्योंकि वो गवर्नमेंट के चैनल्स हैं तो इसलिए उनको लिमिटेड परमिशन मिली हुई है कि वो क्या दिखाना है या ना क्या दिखाना है, वो ऑलरेडी उसमें रिकॉर्डेड होता है कि जो हटाने की चीज़ें होती हैं उसको हटा दी जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने वाली, ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पार्लियामेंट के कैंपस के अंदर एक मीडिया कॉर्नर बनाया गया है जहाँ पे जर्नलिस्ट अवेलेबल होते हैं, और जब भी कोई मेंबर अगर जा रहा है तो उनसे वो बातचीत कर सकते हैं अगर वो मेंबर करना चाहें खुद तो, लेकिन वो उसी दायरे में, उसी एरिया में उस मेंबर को आना होगा। जो रिपोर्टर है वो अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो अगर किसी भी तरीके से इस प्रिविलेज का अगर उल्लंघन होता है, ये प्रिविलेज अगर आप इस पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एक्ट का उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए कई तरह के सजा के प्रावधान हैं। तो उसमें जो 4 तरह की सजा है, उसमें सबसे पहला है इम्प्रिजनमेंट है, मतलब कि दंड दिया जाएगा आपको, सजा हो सकती है आपको, कारावास जेल भेजा जा सकता है अगर ऐसा लगता है कि वो जिसने जो जुल्म किया है वो ज़्यादा, जिसने जो ब्रीच किया है पार्लियामेंट प्रिविलेज का वो अगर ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा नुकसानदायक है, तो उसके लिए आपको कारावास या जेल की सज़ा हो सकती है। और अगर लगता है कि आर्थिक तरह के मामले हैं तो इम्पोजिंग फाइन है सेकंड इम्पोजिंग फाइन में अगर लगता है कि इससे आर्थिक बेनिफिट किसी को मिला है तो आर्थिक रूप से आपको दंड दिया जा सकता है, आर्थिक दंड उसमें आपको दिया जा सकता है। फॉर सिलेक्टिंग द ऑफेंडर्स, अगर तीसरा जो सजा है वो ये है कि आपके ऊपर केस मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर लगता है कि इस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए तो मुकदमा चलाने का भी हुक्म जो पार्लियामेंट है वो दे सकती है। फोर्थ है पनिशमेंट गिवन बाय टू हिज ऑन मेंबर। इसमें क्या है कि अगर इंटरनल मेंबर ही कुछ इस तरह की ऐसा कुछ करता है तो उसके लिए खुद ही वहाँ के जो हेड हैं वो उसकी सजा, जो उस समय उसके मेन हेड हैं वो उसकी सजा के लिए उसको सजा दे सकते हैं, वहाँ के मेंबर को खुद भी दिया जा सकता है सजा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप पूरे ओवरऑल पूरे एक्ट को देखें तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इसका जो मेन मकसद है वो पार्लियामेंट के मेंबर्स के रिस्पेक्ट करना है, कि इंश्योर करना है कि पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनकी रिस्पेक्ट प्रॉपर हो, क्योंकि वो संसद जो है वो लोकतंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे देश वहाँ से चलता है, वहाँ पे जितने मेंबर होते हैं वो या तो जनता द्वारा इलेक्टिव होते हैं या फिर जनता के द्वारा इलेक्टिव पर्सन ही उनको इलेक्ट करते हैं। तो ऐसे में उनके मेंबर के प्रति रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से ये माना गया। लेकिन अगर आप सही मायने में आप देखें तो उसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। कई बार आप पार्लियामेंट के मेंबर जो है वो पब्लिक से ढंग से बात नहीं करते हैं, ठीक है, उसमें कई बार सुपीरियरिटी दिखाते हैं, ठीक है, तो कई तरह की चेंजिंग आती है, तो ये सारी चीज़ें जो है गलत हो जाती हैं। ऐसे में जो इसका मिसयूज़ है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसे में उनको सोचना होगा कि ये मिसयूज़ ना किया जाए। और इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी भी इसमें कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है, संसद को इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए और अमेंडमेंट करके इसमें कुछ ऐसी चेंजिंग लानी चाहिए ताकि इसके मिसयूज़ को रोका जा सके और जो रिस्पेक्ट है वो बनी रहे और साथ के साथ लेकिन इसका मिसयूज़ भी रुक सके। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो पब्लिक होती है वो पब्लिक ही सुपीरियर होती है, उससे सुपीरियर कोई नहीं हो सकता, चाहे वो पार्लियामेंट का मेंबर हो, क्योंकि वहाँ पे मेंबर जो है वो भी जनता ने डिसाइड किया कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो ऐसे में उनको फिर सुपीरियर कह देना, ये लॉ कहीं ना कहीं उनको सुपीरियर बनाता है। और ऐसे में अगर सुपीरियर कह देना या सुपीरियर बना देना काफ़ी सही नहीं है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और हम इस पे आप डाल सकते हैं नज़र एक बार कि क्या क्या हमने इसके अंदर सीखा। इसके अंदर सबसे पहले हमने इस लॉ के बारे में जाना कि जो लॉ है ये कुछ राइट्स देता है उनके मेंबर्स को या उनकी कमेटीज़ को, कुछ प्रिविलेज देता है जिसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, उनको किसी भी तरह उस दौरान जब तक वो संसद चल रहा है उस दौरान ना तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, या जब तक संसद के मेंबर हैं तब तक उनकी ना गिरफ्तारी हो सकती है, ना उनके खिलाफ कोई सज़ा सुनाया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर कोर्ट के अगर उस संसद का सत्र चल रहा है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, ऐसे में अगर कोर्ट में कुछ पेशी वगैरह भी नहीं हो सकती 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक,
ठीक है, उसमें इंडिविजुअल या कलेक्टिवली है, कुछ इंडिविजुअल राइट्स मिले हुए हैं और कुछ कलेक्टिवली राइट्स यहाँ के मेंबर्स को मिले हुए हैं। तो ये इसको हमने सीखा, और इसमें किस तरह के अगर अपराध, कुछ तरह के अपराध होते हैं तो कौन कौन सी सज़ा दी जा सकती है। तो इसके साथ ही उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।